विश्वामित्र एक ह्यूमन थे, एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे जो अपनी जिद के कारण, अपनी तपस्या के कारण एक ब्रह्म ऋषि के लेवल तक पहुंचे और फिर उनको सप्तऋषि में ऐड किया गया। तो परशुराम जी भी एक अवतार हैं विष्णु जी के। उन्होंने जो लोग हेरिडिटरी पे चल रहे थे वो उन्होंने ब्रेक किया कि जो हम समझते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, उन्होंने कास्ट सिस्टम की फाउंडेशन हिलाई। जितनी भी ये फिजिकल वेपन्स हैं उनका बल, स्पिरिचुअल जो पावर है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं। शकुंतला के बेटे थे भरत। तो परशुराम जी जब ये सब अचीवमेंट्स कर रहे थे उस टाइम भरत बड़े हो रहे होंगे, और यही वो भरत राजा हैं जिनके नाम पे भारत कहा जाता है हमारी कंट्री को। आपकी नॉलेज को सुन के ऐसा लगता है कि इन अ वे इसमें दो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं कि ऑलरेडी जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और जो हो चुका है उससे हम लेसन सीख सकते हैं और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, वो उससे हम सहायता ले सकते हैं उसकी। बिल्कुल, हम वो ही मिस्टेक्स क्यों करें दोबारा। और मुझे वो भी लग रहा है कि जो बिजनेस लीडर्स है आज के या पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर वो आपके इस नॉलेज को टैप कर सके किसी तरह से कि हाँ मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूँ, और फिर आप एक स्क्रिप्चरल रेफरेंस लेके आए या एक पुराणिक रेफरेंस लेके आए, तो उसमें उनको काफ़ी डायरेक्शन मिल सकता है। डेफिनेटली हर्षिल, इतनी विजडम जो है हज़ारों सालों की, हम उसे वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी इंसिडेंट्स जो मेंशन्ड हैं वो पढ़ के आपको लगता है कि अरे यार दिस इज़ वेरी रिलेटेबल। अब जैसे विश्वामित्र की कहानी है, इट्स अबाउट अ मैन्स स्ट्रगल, तो दैट वाज सो इंस्पायरिंग। इसीलिए मैंने अपनी पहली किताब विश्वामित्र के ऊपर लिखी एक्चुअली, क्योंकि मैं उस पे ही आने वाला था विश्वामित्र जी पे। सो गुड, कॉन्वर्सेशन ही वैसे हो गया शुरू कि विश्वामित्र जी ही इज़ वन ऑफ द सप्तऋषिज। तो हाईएस्ट ऑफ ऋषिज जो है सप्तऋषि, जो पूरे सिर्फ मानवता को ही नहीं देवताओं को भी रास्ता दिखाते हैं, उसमें सारे के सारे जो ऋषि हैं वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि। वो ब्रह्मा के पुत्र है, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, काफी सारे उसमें से। पर विश्वामित्र एक ह्यूमन थे, एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे जो अपनी जिद के कारण, अपनी तपस्या के कारण एक ब्रह्म ऋषि के लेवल तक पहुंचे और फिर उनको सप्तऋषि में ऐड किया गया। सो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। सो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, एंड दैट इज़ अ फीडबैक आई गेट फ्रॉम रीडर्स जो विश्वामित्र पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही कहना होता है कि दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी आई हैव रेड, एंड यू हैव इंस्पायर्ड मी टू फाइंड द विश्वामित्र विद इन। क्योंकि एक ह्यूमन इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सके, जो देवताओं तक को चैलेंज कर सके, उनकी पोजीशन को चैलेंज कर सके। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सो डेफिनेटली बहुत चीज़ें हैं सीखने की। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की जो लड़ाई थी, जी, लड़ाई कह सकते हैं उसे? बिल्कुल कह सकते हैं, उनकी एक्चुअली लड़ाई हुई है। हाँ। तो वो लड़ाई हुई क्यों? और फिर क्योंकि ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड चीज़ है जो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की जो लड़ाई थी, और फिर क्या एग्जैक्टली आउटकम क्या हुआ उसके बारे में। राइट। सो जैसा मैंने कहा, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनका नाम एक्चुअली विश्वरथ था, एक राजा थे वो। एंड वो अपनी जैसे राजा होते हैं, एक मिलिट्री एक्सपेडिशन पे किसी और राज्य पे, किंगडम पे अटैक किया, वहाँ से जीत के वापस आ रहे थे, और रास्ते में ऑफकोर्स सब थके हुए हैं, और रास्ते में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम पड़ता है। अब वशिष्ठ जो है ना वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सो मानस पुत्र होता है जो उनके थॉट से जनरेटेड हैं, जो बहुत ही पहुँचे हुए हैं वशिष्ठ, और वो ब्रह्म ऋषिज में से ओरिजिनल वंस में से हैं, सप्तऋषिज में हैं। सो वशिष्ठ के आश्रम में वो पहुंचते हैं, और वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु है, एक गाय है जो विश फुलफिलिंग काउ है। तो वो पूरी की पूरी आर्मी है। अब राजा जो है विश्वरथ, वो बोलते हैं कि हम बस आपको मतलब प्रणाम करने आए, रिस्पेक्ट पे करने आए, एंड विल मूव ऑन। तो वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आए हो, आप अतिथि हो, आप गेस्ट हो, तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, आप कैसे करोगे, आप एक आश्रम में रह रहे हो, यू डोंट हैव रिसोर्सेज। तो बोलते हैं कि सब हो जाएगा। और कामधेनु के थ्रू वशिष्ठ बोलते हैं कि जो भी गेस्ट को चाहिए वो सब वो उसके थ्रू अपीयर करवाते हैं। तो उनको खाना मिलता है, स्वादिष्ट रहने की जगह मिलती है, आराम
से वो रिलैक्स करते हैं एंड द किंग इज एस्टाउंडेड, यू नो, विश्वरथ को बहुत अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया। और फिर उनके दिमाग में जो टिपिकल एक यू नो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार ऐसी चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, तो वो जो उनके दिमाग में आती है चीज़, तो वो वशिष्ठ से लड़ाई करते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ तो ऐसा रिसोर्स तो मेरे पास होना चाहिए। आप लोग तो जंगल में रहते हो, ऋषि मुनियों को इनकी क्या ज़रूरत है, अब सोचो अगर मेरे पास ये रिसोर्स हो तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यू नो। ही हैज़ अ लॉजिक, राइट। तो उनका भी अपनी तरह से उनका सोचने का नज़रिया गलत नहीं था कि अगर राजा के पास ऐसा रिसोर्स हो वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। पर वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, ये मेरे को गिफ्ट में मिली है, इंद्र ने दी है और मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। वो डिवाइन काउ है, उसका अपनी इच्छा है, उसका अपना मन है, वो कहाँ जाना चाहती है। तो कामधेनु मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है। सो वहाँ पे तो वशिष्ठ की और विश्वामित्र की लड़ाई जो है, तो वशिष्ठ कामधेनु को बोलते हैं कि अब तुम्हारी प्रोटेक्शन पर तुम्ही। अभी तक तो वो वशिष्ठ बने नहीं है, वो अभी तक राजा है। विश्वामित्र नहीं बने हैं, हाँ सॉरी, वशिष्ठ तो है। विश्वामित्र। विश्वरथ की और वशिष्ठ ऋषि की जो लड़ाई है, कॉन्फ्रंटेशन है, तो वहां पे वशिष्ठ कामधेनु को बोलते हैं कि अब तुम्हारी प्रोटेक्शन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ, मैं हथियार नहीं उठा सकता। सो वो जो स्टोरी है ना, दैट इज अमेजिंग स्टोरी, माइंड बॉगलिंग, कि वो कामधेनु प्रकट करती है सोल्जर्स हु हैव ऑल द वेपन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और वो जो सोल्जर्स है ना, वो विश्वामित्र की सारी आर्मी को हरा देते हैं। और जब वैसा होता है ना, तो विश्वामित्र को, विश्वरथ जो है उस टाइम, उनको लगता है कि भाई ये मेरी सेना है जो अभी लड़ाई जीत के आई है, राइट, उसको ये डिवाइन सोल्जर्स जो अभी सडनली प्रेजेंट हुए इन्होंने हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है ऑब्वियसली, एंड हिज ईगो इज हर्ट। तो वो जाते हैं, प्रे करते हैं शिव जी को, और उनसे वो दिव्य अस्त्रों की नॉलेज लेते हैं। सो वो जो डिवाइन वेपन्स है, जो यू नो बहुत ही डिटेल में है, महाभारत में मेंशन है, रामायण में मेंशन है। तो किनको शिव जी की उपासना करते हैं, Okay. वो भगवान शिव की उपासना करते हैं, और शिव जी से वो उनको प्रसन्न करके वो डिवाइन वेपन्स की एक्सेस लेते हैं, और वो डिवाइन वेपन्स लेके वो जाते हैं फिर वशिष्ठ को चैलेंज करने। और फिर वो वशिष्ठ का जो आश्रम है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर वशिष्ठ को गुस्सा आता है और उनको लगता है कि अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। एक बहुत ही सिंपल डिवाइस से, यू नो, दिस स्टोरी इज टोल्ड वेरी ब्यूटिफुली, दैट ऑल द मटीरियल एडवांसमेंट दैट ही हैज, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स है विश्वरथ के पास, वो खुद ही इज़ अ किंग, ही इज़ अ वॉरियर, यू नो, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, फिजिकली ही स्ट्रॉन्गर। और वशिष्ठ जो कि एक बूढ़े ऋषि हैं, यू नो, जो एक ब्राह्मण है, जो वेपन्स नहीं चलाते हैं, उनका एक ब्रह्मदंड है जो हर ऋषि के पास होता है। उनका जो ब्रह्मदंड है वो सिर्फ वो आगे करते हैं, और वो सारे वेपन्स जो हैं वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनकी शक्ति जो है वो एक ब्रह्मदंड काउंटर करता है। एंड दिस अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो स्टेटमेंट दैट कम्स देयर, जिसमें वो बोलते हैं कि जितनी भी ये फिजिकल वेपन्स हैं उनका बल स्पिरिचुअल जो पावर है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। दैट हिट्स विश्वरथ, कि मैं जो सोचता था लाइफ की ये अचीवमेंट्स है, जो मेरे पास सब कुछ है, वो इस पावर के आगे कुछ भी नहीं है। वो उनको उस जर्नी पे पुश करता है कि अब मैं ये पावर्स लूँगा, और उनका जो पर्पस है वो ये नहीं कि मुझे बहुत महान बनना है, उनका पर्पस है मुझे वशिष्ठ को हराना है। तो वशिष्ठ को हराने के लिए मैं वशिष्ठ की गेम उन में वशिष्ठ को बीट करने के लिए मुझे वशिष्ठ जैसा बनना है। सो ये उनका पर्पस था। वहाँ से वो शुरुआत होती है, फिर बीच में मेन का एपिसोड है और बहुत सारी चीज़ें होती है, और एंड तक आते आते फिर विश्वामित्र दोबारा वशिष्ठ से मिलते हैं, और तब जो उनका रेवलेशन होता है, एक एपिफेनी होती है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज स्टोरी। और जैसे आपने कहा जो भी पीढ़ियाँ कनेक्टेड है ये बेसिकली सब, तो आपने ये क्यों चूज़ किया ऐसे कि ये सब So, देखिए, ये स्पेसिफिक पीरियड आपने क्यों चूज़ किया? ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था। इनफैक्ट मुझे इतनी डिटेल्स भी नहीं पता थी जब तक मैंने रिसर्च करनी शुरू नहीं की। और मुझे ऑफ कोर्स शकुंतला की स्टोरी पता थी, क्योंकि वो कालिदास के द्वारा रचित एक बहुत ही पॉपुलर यू नो एपिक है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो संस्कृत का वन ऑफ द मेजर एपिक्स है। उसके ऊपर बहुत
ट्रांसलेशंस हुए हैं और बहुत परफॉर्मेंसेस होती थी एक ज़माने में, वो स्टोरी मुझे पता थी। पर मैंने कभी उनको लिंक नहीं किया था विश्वामित्र जी के अपनी जर्नी से। सो जब मैंने विश्वामित्र जी के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की, जैसा मैंने कहा, ब्रह्म ऋषि तक की जर्नी है। उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी। जो अब जैसे मेनका एपिसोड है, वो पूरा का पूरा एक डिस्ट्रैक्शन था, राइट? तो वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है अगेन कि मेनका और विश्वामित्र साथ में 10 साल रहे। सो जनरली जो दिखाते हैं वो ये कि एक अप्सरा आई और वो एक ऋषि मेडिटेशन कर रहे हैं और वो उनकी तपस्या भंग करती है और चली जाती है। वैसा नहीं होता है, वो 10 साल इकट्ठे रहे। सो क्या था उनकी लाइफ में, उस टाइम व्हाट वाज ही एक्सप्लोरिंग, या मेनका का क्या रोल था उसमें, क्या कैरेक्टर था, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। फिर उनकी लाइफ की यही जो ऑब्स्टेकल्स उन्होंने पार किए, उन्होंने अलग अलग इंस्पिरेशन क्या था उनका, उनकी फाइनल गोल क्या था, एंड दैट गोल ऑल्सो चेंज्ड एज ही गेन्ड एनलाइटनमेंट। वो गोल भी चेंज हो गया उनका, क्योंकि उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो थी वशिष्ठ के साथ सुप्रीमेसी की फाइट, but towards the end he realizes that there is something much better. So I think बहुत इंस्पायरिंग है for a normal human being. That is why I picked up the story. उसकी रिसर्च करते इतने सारे डायमेंशंस हैं इनके, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे। उसमें साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स हैं। देयर इज दिस होल एपिसोड जिसमें विश्वामित्र एक पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल स्वर्ग क्रिएट करते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इन डिटेल, बट वो एक अलग स्वर्ग बनाते हैं क्योंकि इंद्र को चैलेंज कर रहे हैं वो। सो मैंने अपनी बुक का नाम इसलिए लिखा है कि विश्वामित्र द मैन हु डेयर टू चैलेंज द गॉड्स, और वो ऑफकोर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बट उन्होंने इंद्र को चैलेंज किया, अलग स्वर्ग बना दिया। और वो एक क्रिएशन है जो अभी भी है, माना जाता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है वो कॉन्स्टेलेशन। उसको त्रिशंकु बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्रक्स बोलते हैं। सो दैट इज नॉट विजिबल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टेलेशन। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसको नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिग डिपर को या सप्तऋषि को यूज़ करते हैं। सो एक अलग क्रिएशन करना इज माइंड बॉगलिंग। और इनकी कहानी की रिसर्च करते करते फिर आई रियलाइज कि परशुराम की स्टोरी इज टाइड टू हिज स्टोरी, तो वो करनी पड़ेगी। और फिर एज अ ट्रिलॉजी आई वांटेड टू फिनिश भरत की स्टोरी, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने लिखा नहीं है। अगर वो एक राजा है जिनके नाम पे हमारी कंट्री का नाम पड़ा है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। परशुराम जी का परिचय दे दे। श्योर। कि हु इज लॉर्ड परशुराम, और फिर वो कनेक्शन थोड़ा एक इट विल मेक मोर सेंस। यस, सो परशुराम जी भी एक अवतार हैं विष्णु जी के, और उनका पर्पस भी बहुत सिमिलर था जैसा कि कल्कि का होगा। उनका भी पर्पस यही था कि उस टाइम के जो इविल रूलर्स थे, 19th महायुग की बात है ये, तो 19 त्रेता में वो हुए थे, और जो उस टाइम के रूलर्स थे, करप्ट रूलर्स थे, इविल रूलर्स थे, अगेन टायरेंट्स थे, उनको न्यूट्रलाइज करके एक नई वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई। क्योंकि जो क्षत्रिय थे वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो नए क्षत्रिय बनाए उन्होंने, नए ब्राह्मण्स बनाए उन्होंने। जो लोग हेरिडिटरी पे चल रहे थे वो उन्होंने ब्रेक किया कि जो हम समझते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, उन्होंने कास्ट सिस्टम की फाउंडेशन हिलाई। क्योंकि जो ओरिजिनल कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, एक तो कास्ट सिस्टम इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड थिंग, पर जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से आपकी जो इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं, भगवद गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो आपकी इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं उसके हिसाब से ये वर्ण हैं। अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप ब्राह्मण कैटेगरी में आओगे, इट्स नथिंग रिलेटेड टू बर्थ। अगर आप एक एग्रेसिव पर्सनालिटी के हो एंड यू लाइक फिजिकल वर्क, आप क्षत्रिय कैटेगरी में जा सकते हो, आप सोल्जर बन सकते हो, वॉरियर बन सकते हो, वगैरह वगैरह। इफ़ यू आर गुड इन फाइनेंस, आप वाणिज्य में जाओगे तो आप वैश्य कैटेगरी में आओगे। उस तरह की जो हमारी इनहेरेंट टेंडेंसीज है उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। तो परशुराम जी के टाइम तक, जैसा मुझे लगता है, जो मैंने एक्सप्लोर किया पुराणों में कहानियों के हिसाब से, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक बहुत रिजिड हो गई थी। उन्होंने उसको तोड़ा दोबारा, उन्होंने पूरा उसको शेक कर दिया, फाउंडेशंस उसके हिला दिए।
और उन्होंने नए राजा बनाए, नए क्षत्रिय बने, नए ब्राह्मण बने, नई वर्ण व्यवस्था चालू हुई दोबारा। सो उनका ये एक कंट्रीब्यूशन था। और परशुराम जी और विश्वामित्र जी रिलेटेड है, जैसा आपने कहा, ये दोनों एक ही वरदान से पैदा हुए थे। और फिर परशुराम जी के टाइम जो विश्वामित्र की अपनी बेटी थी शकुंतला, सो उनकी भी अलग पूरी स्टोरी है। मेनका और विश्वामित्र का जो एपिसोड है वो काफ़ी लोगों ने सुना होता है। और उनकी बेटी थी शकुंतला। शकुंतला के बेटे थे भरत। तो परशुराम जी जब ये सब अचीवमेंट्स कर रहे थे उस टाइम भरत बड़े हो रहे होंगे। सो दैट इज द यूनिवर्स दैट आई हैव काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड इन माई बुक्स, जिसमें पहली विश्वामित्र पे है, सेकंड परशुराम पे और तीसरी भरत पे है। और यही वो भरत राजा हैं जिनके डिसेंडेंट्स ने महाभारत की लड़ाई की थी। और यही वो भरत राजा हैं जिनके नाम पे भारत कहा जाता है हमारी कंट्री को। तो ये भारत अलग है वर्सेस लॉर्ड राम्स ब्रदर। यस यस ऑफ कोर्स। तो क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो भारत का नाम है नहीं, वो लॉर्ड राम के भाई के ऊपर प्रकट है। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली दो भरत थे। ये राम जी के जो भाई हैं भरत, वो तीसरे भरत हैं और वो बहुत बाद में आते हैं। उसके बहुत पहले ये दो भरत रह चुके हैं। जो पहले भरत थे वो फर्स्ट जो मनवंतर था इस दिन का, ब्रह्मा जी का स्वयंभू मनवंतर, अभी 7वें मनवंतर में हम, जो फर्स्ट मनवंतर था उसमें भी एक राजा हुए थे भरत। और वो भरत और बाहुबली दो भाई थे और उन भरत के नाम पे भी भारत का नाम पड़ा था। फिर आफ्टर अ बिग टाइम गैप फिर दोबारा ये जो राजा भरत हुए, इन्होंने फिर दोबारा इकट्ठा किया सारे किंगडम्स को और उन्होंने जो इन्वेडर्स थे उनको हराया और इसलिए दोबारा भारत कहा जाना लगा इंडिया को। और इंडिया के कई नाम रह चुके हैं पहले। नाभि वर्ष बोलते थे, अजनाभ वर्ष बोलते थे। भारत के बाद इसको भारत बोला जाना शुरू हुआ। और वेरी इंटरेस्टिंगली नाभि वर्ष, नाभि इज लाइक योर नेवल, राइट? सो जो नेवल ऑफ द वर्ल्ड, नेवल ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया का जो नाम है, अगर आप देखेंगे जापानीज में, बहुत सारी एशियन लैंग्वेजेस में इंडिया इज रेफर्ड एज द सेंटर, सो द हेवनली नेवल। सो वो जो नाभि वर्ष है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, द वर्ड। और भारत के कारण भारत कहा जाने लगा हमें। एंड आई फेल्ट कि ये स्टोरी ज़रूर पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई द ट्रिलॉजी हैपेंड। वंडरफुल। और फिर उसके बाद आपने लिखी रामायण। सो रामायण मेरा एक्चुअली लिखने का मेरा इंटेंशन नहीं था, बट लॉकडाउन में स्पेशली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और बहुत टाइम था एंड आई वाज री रीडिंग दी वाल्मीकि रामायण। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हमें रामायण दिखाई जाती है टीवी सीरियल्स में या जो मूवीज़ भी आई हैं, इट इज़ नॉट ट्रू टू द ओरिजिनल। उसमें बहुत सारी अलग अलग रामायण के वर्जन्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं, मिश्रण है। और उसमें काफ़ी चीज़ें टीआरपी के लिए डाली जाती हैं, काफ़ी चीज़ें विजुअली अपीलिंग हैं इसलिए डाली जाती हैं। बट जो मिसकंसेप्शंस थी वो मैं दूर करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो बुक लिखी रामायण रिवील्ड। और उसमें मैंने उसी स्टोरी को, रामायण की स्टोरी को शुरू से बताया है। और शुरू मैंने कहाँ से किया है, जो क्योंकि उत्तर रामायण में एक्चुअली बहुत सारा बैकग्राउंड मिलता है। उत्तर रामायण जो रामायण के बाद आती है, जिसमें वो पार्ट है जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, लव कुश पैदा होते हैं। पर उत्तर रामायण में बहुत सारा बैकग्राउंड रावण का भी दिया गया है कि रावण की लाइफ क्या थी। हमें सिर्फ रावण की एंट्री रामायण में तभी होती है जब वो सीता जी को किडनैप कर लेता है, राइट? उसके पहले उसने क्या क्या किया वो हमें नहीं पता, वो सब उत्तरकांड में बताया गया है। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि पहले रावण, क्योंकि रावण बहुत पहले से था, रावण 13 महायुगों से था। सो रावण से मैंने शुरू किया है स्टोरी, फिर राम जी का जन्म होता है, फिर उनकी ग्रोथ है, फिर सीता जी आती हैं उनकी लाइफ में, फिर क्या होता है, और एंड में जाके फिर रामायण वॉर के बाद उत्तरकांड भी मैंने उसमें टच अपॉन किया है थ्रू वाल्मीकि's पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो स्टोरी जो जैसी ओरिजिनली थी उस हिसाब से मैंने लिखने की कोशिश की है। सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन, इट इज़ माई वर्जन ऑफ वाल्मीकि रामायण।